तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा है? कौन सी भाषा है? तो ये भाषा है जो विनय पत्रिका ग्रंथ लिखा गया है तुलसीदास जी द्वारा, ये ब्रज भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है। आगे है कि राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है जो भाषा पूरे राष्ट्र में पाई जाती हो। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रभाषा वो भाषा कहलाती है जो पूरे देश में, यानी कि भारत देश में जो हिंदी है वो अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा हिंदी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राष्ट्रभाषा हिंदी है हमारे देश की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो ये रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विज्ञान गीता की रचना किसने की है? तो विज्ञान गीता की रचना की है केशव दास जी ने, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो अष्टछाप, देखिए अष्टछाप में 8 कवि थे जो कि भक्तिकालीन कवि हैं, तो इसमें सूरदास मुख्य कवि हैं, सी इसका राइट आंसर है। जबकि मीरा भक्तिकालीन हैं जरूर, लेकिन अष्टछाप में नहीं थी, रसखान भी अष्टछाप में नहीं थे, विद्यापति भी अष्टछाप में नहीं थे, सूरदास जी अष्टछाप में कवि थे। और ये अष्टछाप का जो स्थापना हुई थी वो 1565 ईस्वी में हुई थी, और ये जो स्थापना की गई थी ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ ने इन अष्टछाप की कवियों की स्थापना की थी, जिसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य उनके पुत्र विट्ठलनाथ के थे। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? कौन है ये बताना है। तो इसमें है जो भट्ट लोलट हैं वो भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार हैं। आगे बढ़ते हैं कि अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है। किन्हें दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी को, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है, और इन्होंने अपने जीवन की इसमें घटनाओं का वर्णन किया हुआ है जन्म से लेकर और 63 वर्ष की आयु तक इन्होंने अपने जीवन की एक एक घटना का उसमें वर्णन किया है, और ये 5 खंडों में विभक्त है मेरी जीवन यात्रा, जो कि राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं, पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा है? तो राजा रतन सेन चित्तौड़गढ़ के राजा का वर्णन इसमें है। राजा रतन सेन और उनकी पत्नी रानी पद्मावती, उनका चित्रण किया गया है पद्मावत महाकाव्य में, जो कि ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया ये एक महाकाव्य है, और इसके जो रचयिता हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आगे बढ़ते हैं कि कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखी गई एक जीवनी है, और ये जीवनी जो है ये जीवनी है कबीरदास जी की, यानी कि कबीरदास जी के जीवन पर लिखी गई ये एक रचना है कलम का सिपाही, जो कि अमृत लाल द्वारा लिखी गई है। और अमृत राय जो थे, अमृत राय मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र थे, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी के लड़के थे अमृत राय। और ये इसी कहानी पर अमृत राय को 1963 ईस्वी में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। और अगला प्रश्न है कि मणिकर्णिका के लेखक कौन हैं? मणिकर्णिका, इसके लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर तुलसीराम। डॉक्टर तुलसीराम की जो आत्मकथा है वो पहला भाग था मूर्धहिया पहला भाग है, और दूसरा भाग उसी आत्मकथा का है मणिकर्णिका, ये दूसरा भाग का नाम है मणिकर्णिका। और ये जो तुलसीराम की जो पहला खंड है जो मूर्धहिया, ये 2010 में इसका प्रकाशन हुआ था, और जो मणिकर्णिका है दूसरा खंड उसका प्रकाशन 2013 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो ये कहानी थी पुरस्कार कहानी
जयशंकर द्वारा लिखी गई ये कहानी थी, जिसके जो पात्र थे वो अरुण और मधुलिका थे। जयशंकर प्रसाद की यदि और कहानियों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, जैसे कि अशोक कहानी लिखी है इनने, हैं, और उसके बाद आकाशदीप कहानी लिखी है। आकाशदीप, चित्तौड़ का उद्धार, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, धीसू, चूड़ी वाली बिसाती, है ना, सालवती, गुंडा, छोटा जादूगर, इस प्रकार की बहुत सारी कहानियां जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हैं अपनी रचनाओं में। अगला प्रश्न है कि निम्न में सही वाक्य का चुनाव कीजिए। कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें एक वाक्य सही है, बाकी के सभी वाक्य गलत हैं, तो इनमें सही वाक्य का चुनाव करना है। देखिए, पहला है देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। दूसरा है पंडित नेहरू का आभारी रहेगा सदा देश। पंडित नेहरू का देश रहेगा आभारी सदा, देश सदा आभारी रहेगा पंडित नेहरू का। तो इनमें हमें सही बताना है कि सही वाक्य कौन सा है। तो इसका जो सही वाक्य है वो ए नंबर का है, देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है। तो कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं सृजय। कामरेड का कोट जो है एक कहानी आजाद भारत में वामपंथी लोग थे, उनकी नाकामियों के जो कारण थे उनकी पड़ताल करने का पूरा इसमें विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, ये कामरेड के कोट की रचना में। आगे बढ़ते हैं कि भीष्म साहिनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। कौन सा कहानी संग्रह भीष्म साहिनी द्वारा रचित नहीं है। तो ये जो है उस काठ का सपना, ये भीष्म साहिनी द्वारा नहीं लिखा गया, जबकि भाग्यरेखा और बांचू और निशाचर ये सभी लिखी गई हैं भीष्म साहिनी द्वारा। केवल काठ का ये सपना ये नहीं लिखी गई है। तो ये लिखी गई है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा, और ये एक कहानियों का संग्रह है और भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1 जनवरी 2003 को प्रकाशित की गई थी, ये 1 जनवरी 2003 को। अगला प्रश्न है कि चिरंजीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ये वृषभानुजा बे हलधर के वीर। तो वृषभानु का ये यहाँ पे लिखा है वृषभानुजा। वृषभानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है। देखिए, इसमें जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्यों है, क्योंकि वृषभानुजा और हलधर में एक शब्द में एक से अधिक अर्थ छिपे हुए हैं। देखिए, पहले यदि वृषभानुजा का अर्थ समझें तो वृषभानुजा है यानी कि वृषभानु की जो वृषभानु थे, वृषभानु की पुत्री राधा थी, यानी कि इसका एक अर्थ राधा निकलता है वृषभानुजा का। और वृषभानुजा दूसरा अर्थ जो निकलता है इसका, यानी कि वृषभ, वृषभ माना होता है बैल, वृषभ की अनुजा। अब वृषभ की अनुजा कौन होती है, गाय। एक तो गाय अर्थ हो गया, एक राधा अर्थ हो गया वृषभानुजा का। अब यदि हलधर का अर्थ देखें तो हलधर में पहला अर्थ है हलधर का बलराम, क्योंकि हल का धारण करने वाले कृष्ण के जो भाई हैं बलराम वो हलधर हैं। और दूसरा हलधर का अर्थ होता है हल को धारण करने वाला अर्थात बैल। तो बलराम और बैल हलधर के ये दो अर्थ हैं, इसलिए, और वृषभानुजा के दो अर्थ हैं राधा और गाय, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं कि अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं, इसके कौन हैं, तो वो हैं सत्यवती मलिक। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो वर्ष 1951 ईस्वी में लिखा गया था, और ये विष्णु प्रभाकर ने कुछ शब्द कुछ रेखाएं वर्ष 1900, जो विष्णु प्रभाकर जी हैं इन्होंने 1965 में लिखा था कुछ शब्द कुछ रेखाएं, ये इनकी रचना थी, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। और तो देवेंद्र सत्यार्थी ने रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी, ये इनकी रचना है और ये 1949 में लिखी गई थी, 1949 में। शिव पूजन सहाय ने बेदिन बेलोग, ये इनकी रचना थी, ये इन्होंने 1946 में लिखी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन हैं, तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता जो हैं वो हैं आचार्य भरत मुनि। आगे बढ़ते हैं कि मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानियां में कितनी कहानियां संकलित
की गई हैं। तो मनोहर कहानियों में जो नवल किशोर जी हैं उनके जो द्वारा कहानियां लिखी गई हैं उनमें 100 कहानियों का संकलन है। सी इसका राइट आंसर है। आगे है कि जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। जन्मकाल के आधार पर यानी कि सबसे पहले जन्म किसका हुआ था। आंसर है राइट, वो है सी। सबसे पहले हैं केशव दास जी। केशव दास जी का जो जीवन काल है वो 1555 से 1617 ईस्वी तक है। 1555 से 1617। और यदि सेनापति का देखा जाए 1584 से 1688। और चिंतामणि का जो समय है, जीवन काल है, वो 1609 से 1685, 1609 से 1685 ये इनका समय है। और लास्ट में आता है भूषण कवि। तो भूषण का समय है 1613 से 1715। ये इनके जीवन काल है, यानी कि 1555 और फिर 1584, फिर 1609 और 1613। ये इनका जन्म काल के आधार पर इनका क्रम है। आगे बढ़ते हैं कि बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। तो बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र जो हैं वो एक तो रेखा चित्र है और एक सेतुबंध है। ये दोनों है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और जो बनारसी दास चतुर्वेदी थे वे प्रसिद्ध हिंदी के एक लेखक और पत्रकार भी थे। लेखक भी थे और पत्रकार भी थे, प्रसिद्ध पत्रकार थे। वे राज्यसभा के सांसद भी थे। जो बनारसी दास चतुर्वेदी थे वे राज्यसभा के सांसद भी थे और उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ध कथानक है, आत्मकथा है। अर्ध कथानक आत्मकथा है, वो बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है। इनमें से कौन एक राम भक्त कवि हैं। नाभादास एक राम भक्त कवि थे और ये नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। स्वामी अग्र, इनकी जो गुरु का नाम था वो था स्वामी अग्रदास। आगे बढ़ते हैं कि विवाहानुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। किन्ने किया है, यानी कि इसका जो अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि विवाह अनुभाव और व्यभिचारी यानी कि संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये इसका भावार्थ है। तो ये जो कथन है वो किसने कहा था, या ये परिभाषा रस की किसने दी थी। तो ये परिभाषा दी थी आचार्य भरत मुनि जी ने। आगे बढ़ते हैं। आगे एक गद्यांश दिया हुआ है और ये गद्यांश पढ़ना है और आगे दिए गए 25 से 30 जो नंबर के प्रश्न हैं वो गद्यांश को पढ़कर ही उत्तर देना है। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं और उसके आगे फिर प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। बोलने का विवेक, बोलने की कला और पटुता व्यक्ति की शोभा है। उसका आकर्षण है। सुबुद्ध वक्ता अपार जनसमूह का मन मोह लेता है। मित्रों के बीच सम्मान और प्रेम का केंद्र बिंदु बन जाता है। जो लोग अपनी बात को राई का पहाड़ बनाकर उपस्थित करते हैं वे एक ओर जहां सुनने वाले के धैर्य की परीक्षा लिया करते हैं वहीं अपना और दूसरे का समय भी अकारण नष्ट किया करते हैं। विषय से हटकर बोलने वालों से, अपनी बात को अकारण खींचते चले जाने वालों से तथा ऐसे मुहावरों एवं कहावतों का प्रयोग करने वालों से जो उस प्रसंग में ठीक ही ना बैठ रहे हों उससे लोग ऊब जाते हैं। आगे है कि वाणी का अनुशासन, वाणी का संयम और संतुलन तथा वाणी की मिठास ऐसी शक्ति है जो हर कठिन स्थिति में हमारे अनुकूल होकर रहती है और जो मरने के पश्चात भी लोगों की स्मृतियों में यानी कि उनकी यादों में हमेशा अमर बनाए रखती है। हाँ, बहुत कम बोलना या सदैव चुप्पी लगाकर बैठे रहना भी बुरा है। यह हमारी प्रतिभा और तेज को कुंद कर देता है और मतलब हम अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं जो कम बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति गुफा में रहने वाले उस व्यक्ति की तरह होता है जिसे बहुत दिनों के बाद प्रकाश में आने पर भय लगने लगता है। यानी कि जो लोग चुप रहते हैं या कम बोलते हैं उन्हें अपने आप से भय लगने लगता है और वो हिचकिचाते हैं बोलने में। अतएव कम बोलो, सार्थक और हितकर बोलो, यही वाणी का तप है। ये था एक पैराग्राफ और इससे ही संबंधित अब आगे के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को समझते हैं। देखिए, किस प्रकार का बोलना पसंद नहीं किया जाता। तो किस प्रकार का बोलना पसंद नहीं किया जाता। अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ाकर कहना, विषय से हटकर व्यर्थ बोलना, प्रसंगेतर मुहावरे कहावतें कह रहे हैं। प्रसंगेतर मतलब प्रसंग से हटकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। डी इसका राइट आंसर है क्योंकि ये
जो इस प्रकार का बोलना, तीनों प्रकार का बोलना पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए डी इसका राइट आंसर है। आगे है कि इस गद्यांश में व्यक्ति की शोभा और आकर्षण किसे बताया गया है? किसे बताया गया है व्यक्ति का शोभा और आकर्षण? तो इसमें बताया गया है कला, पटुता और विवेक को, यानी कि बोलने में जो कला होती है, चातुरता होती है और विवेक बुद्धि से जो बोलता है वही व्यक्ति की शोभा और आकर्षण होता है। आगे है कि किस प्रकार की भाषा हमें जीवन में लोकप्रिय और जीवन के बाद अमर बनाए रहती है? तो इसका राइट आंसर है ये सभी, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुशासित वाणी हो, मतलब संयमित बोले, अनुशासन में रहे और संतुलित वाणी की मिठास हो, मतलब उसमें जो बोल रहा है उसमें मीठापन हो, मतलब कर्कश ध्वनि नहीं होना चाहिए, तो वो हमें जीवन में लोकप्रिय और जीवन के बाद भी अमर बनाए रखता है। आगे है कि बहुत कम बोलना भी अच्छा क्यों नहीं होता है? तो देखिए, बहुत कम बोलना भी अच्छा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा भी बोलना अच्छा नहीं होता है। देखिए, एक दोहा भी कहा गया है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, यानी कि न तो ज़्यादा बोलना अच्छा होता है, न ज़्यादा चुप रहना अच्छा होता है, और न ज़्यादा बरसना अच्छा होता है, न ज़्यादा धूप अच्छी होती है। तो इसी से संबंधित ये प्रश्न है कि बहुत कम बोलना भी अच्छा क्यों नहीं होता है? तो इसका जो मतलब है वो है कि यह प्रतिभा को कुंद कर देता है। कम बोलना प्रतिभा को, तुम्हारे अंदर जो प्रतिभा है वो दबा देता है, और ऐसा व्यक्ति भयभीत रहने लगता है और अपनी बात को खुलकर दूसरों के सामने नहीं बोल पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम सार्थक तथा हितकारी बोलने को क्या कहा जाता है? तो कम सार्थक और हितकारी बोलने को वाणी का तप कहा जाता है। कम बोलो, सार्थक बोलो और हितकर बोलो तो वो वाणी का तप कहा जाता है। और अब है अंतिम प्रश्न इस वीडियो का कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। कोई भी गद्यांश होता है तो शीर्षक, उसमें मुख्य केंद्र बिंदु किस बात को कहा गया है, यानी कि केंद्र में कौन सी बात रखी गई है, वो उसका शीर्षक होता है। वो कहीं ना कहीं पाठ में पढ़ने से समझ में आ जाता है। तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक होगा वो होगा वाणी का तप।